जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10th में जो हमारा बुक है जिसका नाम है हमारी अर्थव्यवस्था, उसका जो 5वां चैप्टर है जिसे का नाम है रोजगार एवं सेवाएं, उससे जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनने वाले हैं जो कि एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, आज के इस क्लास में हम लोग उसी को सॉल्व करने वाले हैं। एक एक करके उसी को सॉल्व करेंगे। आज मेरा थोड़ा सा गला खराब है तो आवाज में अगर थोड़ी बहुत दिक्कत हो उसको मैनेज कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल पूछा जा रहा है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? कृषि क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र या फिर सेवा क्षेत्र। तो आर्थिक विकास के 3 क्षेत्र होते हैं। पहले हम देखेंगे वो कौन कौन से हैं। आर्थिक विकास, अब इसके 3 क्षेत्र हैं। पहला में आता है कृषि क्षेत्र, दूसरे में आता है उद्योग क्षेत्र और तीसरा में जो आता है उसका नाम है सेवा क्षेत्र। और सवाल पूछा जा रहा है कि आर्थिक विकास के तीसरे क्षेत्र को क्या कहते हैं, यानी आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कौन है। तो अब हम यहाँ पे आसानी से बता सकते हैं कि आर्थिक विकास का जो तीसरा क्षेत्र है वो होता है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? 6, 4, 5 या 8? तो मानव पूंजी के प्रमुख घटक 5 होते हैं और देखेंगे वो 5 कौन कौन से हैं। पहला में आता है यहाँ पे हम लोगों को भोजन, दूसरा में आएगा यहाँ पे वस्त्र, और तीसरा में आएगा आवास, चौथा में आएगा शिक्षा और 5वां में आता है स्वास्थ्य। तो ये 5 प्रमुख घटक है, ये 5 मानव पूंजी के प्रमुख घटक होते हैं। तो यहाँ पे जो सवाल पूछा गया है उसके अनुसार सी इसका सही जवाब है। मानव पूंजी के 5 प्रमुख घटक होते हैं। कौन बीमारू राज्य नहीं है? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या उड़ीसा? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन बीमारू राज्य नहीं है, तो उसमें आ जाएगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य में नहीं आता है। इसके जगह ऑप्शन में कर्नाटक भी रहता है। उत्तर प्रदेश के जगह ऑप्शन में कर्नाटक भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बीमारू राज्य को समझ ले होता क्या है, BI से बिहार होता है। और इस चैप्टर के आधार पर देखें तो MA से यहाँ पे आपको मध्य प्रदेश होता है। उसके बाद R से राजस्थान होता है और U से उड़ीसा होता है। ऐसे A से यहाँ पे असम भी होता है, लेकिन इस चैप्टर के आधार पर देखें तो बीमारू राज्य के यहाँ पे BI से बिहार, M से मध्य प्रदेश, R से राजस्थान और U से उड़ीसा होता है। अब ये बीमारू राज्य है क्या? तो ये जो भी भारत के सबसे पिछड़े राज्य हैं उन्हीं के बारे में बताया गया है। और वो जो राज्य हैं वो मिल करके एक वर्ड बनता है जिसका नाम है बीमारू, इसीलिए इसे बीमारू राज्य भी कहा जाता है। बीमारू राज्य में बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा इस चैप्टर के आधार पे आता है। ऐसे असम को भी, ऐसे असम भी रखा जाता है। सवाल पूछा गया है कौन बीमारू राज्य नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार उत्तर प्रदेश हो जाएगा। किताब में आप देखिएगा तो वहां पे कर्नाटक है, तो कर्नाटक बीमारू राज्य में नहीं आता है। इन राज्यों को छोड़कर जो भी राज्य आ रहे हैं वे सभी बीमारू राज्य नहीं होंगे, उनको बीमारू राज्य नहीं कहा जाता और इन सभी को बीमारू राज्य कहा जाता है। उसके बाद पूछा जा रहा है कौन सी सेवा
गैर सरकारी है। इसमें से कौन सी सेवा है जो गैर सरकारी है? यहाँ पे देखिए सेवा क्षेत्र दो तरह के होते हैं। सेवा क्षेत्र जो है वो दो प्रकार का होता है, एक सरकारी सेवा और दूसरा यहाँ पे होता है गैर सरकारी सेवा होता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सी सेवा गैर सरकारी है, तो पहले हम लोग जानेंगे सरकारी में आता क्या है। सरकारी में जैसे कि वित्त वाला काम है, बैंकिंग है, उसके बाद रेल को ले लें, उसके बाद यहाँ पे हम लोग प्रशासन को ले सकते हैं, या हम लोग ये कहें कि सेना है। इस तरह के चीजें जो हैं ये सभी यहाँ पे सरकारी सेवा क्षेत्र में आते हैं। गैर सरकारी में बात करें तो इसमें जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि शिक्षा भी हो जाए, स्वास्थ्य हो जाए, उसके बाद यातायात भी आता है इसमें, और भी कई सारे हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है गैर सरकारी सेवा के बारे में। तो यहाँ पे देखिए सैन्य सेवा सरकारी है, वित्त सेवा सरकारी है और रेल सेवा भी सरकारी है, लेकिन मॉल सेवा जो है वो गैर सरकारी सेवा है। तो यहाँ पे सी इसका सही जवाब हो जाएगा, मॉल सेवा। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोलियम या विद्युत? तो यहाँ पे ऊर्जा के ये तीनों ही मुख्य स्रोत में आते हैं। तो यहाँ पे डी इसका सही जवाब हो जाएगा, इनमें से सभी। वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? सेवा प्रदाता, उत्पादक, उपभोक्ता या दुकानदार? तो वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए जो खरीदता है उसे हम लोग उपभोक्ता कहते हैं। यहाँ पे सी इसका राइट आंसर है, उपभोक्ता। निम्न से कौन पिछड़ा राज्य है? अभी यहाँ पे अभी पूछा जा रहा था कि कौन पिछड़ा राज्य नहीं है, अब पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन पिछड़ा राज्य में आता है। तो अभी हम लोग देखे थे कि बिहार जो है वो पिछड़ा राज्य में आता है, बाकी के जो तीन राज्य यहाँ ऑप्शन में वो पिछड़े राज्य में नहीं आता है। बीमारू में सबसे पहले बिहार ही आता है, यानी कि सबसे पिछड़ा जो है वो बिहार ही है। तो डी इसका सही जवाब होगा। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में जीडीपी में देखें तो आज के समय वर्तमान में सेवा क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान है। यहाँ पे सेवा क्षेत्र का 55% से भी अधिक योगदान है सकल घरेलू उत्पाद में। औद्योगिक क्षेत्र का 26% से कुछ ज्यादा है, पॉइंट में है, और ये 8 कुछ प्रतिशत है। कृषि क्षेत्र से सकल घरेलू उत्पाद में 18% से कुछ ज्यादा, औद्योगिक क्षेत्र से 26% से कुछ ज्यादा, और यहाँ पे सेवा क्षेत्र से 55% से कुछ, जो पॉइंट में है, इतना यहाँ पे योगदान रहता है। तो अगर देखा जाए तो सकल घरेलू उत्पाद में सबसे ज्यादा जो योगदान है वो सेवा क्षेत्र का है, 55%। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो अभी हम लोग देखें कि सेवा क्षेत्र जो है उसे हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक होता है सरकारी और दूसरा होता है गैर सरकारी। तो यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है कि भारतीय सेवा क्षेत्र को हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं? तो भारतीय सेवा क्षेत्र जो है वो दो भागों में बांटा जाता है। तो यहाँ पे ए इसका सही जवाब होगा। इनमें कौन आर्थिक विकास क्षेत्रों से संबंधित नहीं है? कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या सहकारी क्षेत्र? यहाँ पे पूछा है आर्थिक विकास क्षेत्र से। तो अभी कुछ देर पहले भी हम देख लिए हैं कि आर्थिक विकास क्षेत्र में यहाँ पे कृषि, उद्योग और सेवा आता है, यानी कि जो सहकारी क्षेत्र है ये आर्थिक विकास क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो डी इसका सही जवाब होगा। मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, शिक्षा एवं प्रशिक्षण या इनमें से सभी? तो मानवीय पूंजी के निर्माण में इन सभी का योगदान होता है। तो इसका जवाब डी हो जाएगा, इनमें से सभी।
मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई है? राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से या आंध्र प्रदेश से? तो मनरेगा की जो शुरुआत है वो आंध्र प्रदेश से हुई है और यहाँ पे 2006 में इसकी शुरुआत की गई है। 2006 में इसकी शुरुआत हुई है। इसका सही जवाब हो जाएगा डी, आंध्र प्रदेश। सकल घरेलू उत्पाद में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? तो अभी देखे हैं कि सबसे कम योगदान जो है वो कृषि क्षेत्र का होता है। सकल घरेलू उत्पाद में सबसे कम जो योगदान है वो कृषि क्षेत्र का है और कृषि क्षेत्र को ही हम लोग प्राथमिक क्षेत्र भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये इसका सही जवाब हो जाएगा। द्वितीय क्षेत्र को हम लोग उद्योग क्षेत्र कहते हैं, जिसका कि 26% तक सकल घरेलू उत्पाद में योगदान है और इसे हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं, जिसका कि लगभग 55% यहाँ पे सकल घरेलू उत्पाद में योगदान है। सवाल था सबसे कम योगदान किसका है? तो प्राथमिक क्षेत्र का है या कृषि क्षेत्र कहें, ये 18% तक योगदान करता है। निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? ऊर्जा, शिक्षा, यातायात या संचार? तो यहाँ पे अभी हम जो देखे सेवा क्षेत्र, उसमें हम लोग देखे थे कि इसको दो भाग में बांटते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है गैर आर्थिक आधारभूत संरचना। यहाँ पे आधारभूत संरचना को भी हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक होता है हमारा गैर आर्थिक और दूसरा होता है हमारा आर्थिक। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग, यानी इसमें कौन कौन से आते हैं? तो इसमें पहले तो आ जाएगा शिक्षा, फिर दूसरे नंबर पे आता है स्वास्थ्य और एक और आता है नागरिक सेवाएं। ये सभी जो है ये गैर आर्थिक आधारभूत संरचना के अंग है। आर्थिक में देखें तो इसमें हम लोगों को आता है जैसे वित्त आ जाएगा, फिर यहाँ पे संचार आता है, उसके बाद यातायात भी आता है, ऊर्जा भी आता है। तो इस तरह से इसमें अंग होते हैं आर्थिक के और इधर होते हैं गैर आर्थिक के। पूछा जा रहा है गैर आर्थिक आधारभूत संरचना के अंग, तो यहाँ पे हो जाएगा शिक्षा। शिक्षा जो है वो गैर आर्थिक का है, बाकी तीनों जो है वो आर्थिक आधारभूत के संरचना के अंग हैं। नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? तो नरेगा में मजदूरों को कम से कम 100 दिन के लिए यहाँ पे रोजगार देने की व्यवस्था की गई है। ये इसका सही जवाब होगा। निम्न में से कौन है आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? अभी हम लोग गैर आर्थिक का देखे थे, अभी यहाँ पे आर्थिक का पूछ रहा है और अभी बताए हैं कि आर्थिक आधारभूत संरचना में वित्त आता है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा वित्त। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिला है? कृषि क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को, सेवा क्षेत्र को या विनिर्माण क्षेत्र को? तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें 2023-24 की, 2023-24 में, तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे अधिक लाभ जो हुआ है वो सेवा क्षेत्र का हुआ है, यानी कि यहाँ पे इसका सी सही जवाब हो जाएगा। लेकिन ये सवाल 2023 में भी पूछा गया है और 22-23 के आधार पर देखें, 2022-23 के आधार पे, तो यहाँ पे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे अधिक लाभ जो हुआ था वो विनिर्माण क्षेत्र को हुआ था। लेकिन वर्तमान में बात करें 23-24 की, तो वहां पे सेवा क्षेत्र की हुई है। तो ये अभी यहाँ पे फिलहाल इसका सी सही जवाब होगा। निम्न में से क्या आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक सेवाएं या यातायात? फिर से वही पूछा जा रहा है आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग। हम बताएं कि वित्त हो गया, यातायात, संचार, ये सब जो है वो आता है। तो यहाँ पे यातायात इसका सही जवाब हो जाएगा, डी वाला यातायात इसके अंतर्गत आता है।
छिपी बेरोजगारी पाई जाती है कहाँ? सेवा क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, या इनमें से कोई नहीं। छिपी बेरोजगारी जो है वो कृषि क्षेत्र में पाया जाता है। बी इसका सही जवाब हो जाएगा, कृषि क्षेत्र या प्राथमिक क्षेत्र भी हम लोग कह सकते हैं। मुख्य रूप से यहाँ पे कृषि में ये देखने को मिलता है। आर्थिक विकास संबंधित है परिमाणात्मक परिवर्तन से, गुणात्मक परिवर्तन से, या फिर दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो आर्थिक विकास जो है वो इन दोनों से संबंधित है। तो यहाँ पे सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ए और बी दोनों। निम्न में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है? उपभोग के द्वारा, विनिमय के द्वारा, बचत के द्वारा, या विनियोग के द्वारा। उपभोग मतलब तो हम लोग किसी भी चीज का जब उपयोग करते हैं तो उपभोग हो जाता है। विनिमय मतलब लेन देन होता है। बचत मतलब बचाना। विनियोग मतलब इन्वेस्टमेंट करना। तो सबसे ज्यादा जो पूंजी का निर्माण होता है वो बचत से होता है। सी इसका सही जवाब होगा। ऐसे विनियोग से भी होता है, इन्वेस्टमेंट करने से भी पूंजी का निर्माण होता है। अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वहां से हमें प्रॉफिट होता है तब जाकर के हमें बचत होगी, और हम जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं माना जाता है कि उतना ज्यादा हमारा पूंजी का निर्माण होगा। लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो पूंजी निर्माण में बचत बहुत महत्वपूर्ण होता है। जितना ज्यादा बचत होगा उतना ही ज्यादा हम इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे और उतना ही मजबूत हमारा पूंजी हो पाएगा। तो यहाँ पे पूंजी निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण बचत हो जाता है। विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न है। जो विकासशील देश है, जो धीरे धीरे विकास कर रहे हैं, वहां की ज्यादातर जनसंख्या जो है वो कौन से कार्य में लगे होते हैं वही बताना है। कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, या सेवा क्षेत्र में, या इनमें से सभी में। तो विकासशील देशों की ज्यादातर जो जनसंख्या है वो कृषि क्षेत्र में लगे हुए रहते हैं। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। विकसित देशों में सेवा क्षेत्र में लोग लगे रहते हैं, और विकासशील देशों में सबसे ज्यादा जनसंख्या इसी में लगा रहता है। अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत भी विकासशील देश में आता है, और यहाँ की 60 से 65% जनसंख्या अभी भी कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो उस तरह से अगर इस आधार पर देखा जाए तो विकासशील देश के जो कार्यशील जनसंख्या है वो कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये सही जवाब होगा। अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई है? 1917 में, 1919 में, 1921 में, या 1923 में? तो यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन जिसका नाम है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो स्थापना है वो 1919 में हुई है। 20 का सही जवाब हो जाएगा। 1919 में एक संधि हुई थी जिसका नाम है वर्सेल्स की संधि। इसी संधि के तहत अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना की गई है। तो यहाँ पे 1919 सही जवाब है। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो इतिहास की किताब है उसमें जो दिया हुआ है उसमें बताया गया है कि अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन की जो स्थापना है वो 1920 में हुआ है, जबकि असल में देखा जाए तो अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन की जो स्थापना है वो 1919 में हुआ है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, क्योंकि एक बुक में यहाँ पे 1920 दे रहा है जबकि असल में यहाँ पे 1919 में हुआ है। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो पहले आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा। अगर ऑप्शन में 1919 आया हुआ है तो 20 में हम टिक आउट नहीं करेंगे। हाँ, अगर 1919 नहीं है तब यहाँ पे 1920 ही होगा। लेकिन अगर 1919 आ जाता है तो यहाँ पे सही जवाब जो है वो 1919 होगा। फिर है, देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद? तो इसका सही जवाब होगा बी, सकल घरेलू उत्पाद। किसी देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में जो भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है उसके अंतिम मौद्रिक मूल्य को हम लोग सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो बी सही होगा। नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? मनमोहन सिंह का, मोरारजी देसाई का, मुरली मनोहर जोशी का, या महात्मा गांधी का? तो ये जो नरेगा है इसको अब हम लोग मनरेगा के नाम से जानते हैं।
जो नरेगा है उसे अब मनरेगा नाम दिया गया है। और यहाँ पे म से जो नाम है वो महात्मा गांधी का नाम जोड़ा जाता है। यहाँ पे डी का सही जवाब हो जाएगा नरेगा में म जोड़ करके मनरेगा बनाया गया है और वो म का मतलब महात्मा गांधी जी का नाम है। वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ है? कृषि क्षेत्र को, सेवा क्षेत्र को, विनिर्माण क्षेत्र को, इनमें से कोई नहीं। तो वैश्वीकरण की नीति आने से हम जानते हैं यहाँ पे 1991 के बाद यहाँ पे हमारे भारत में 90-91 के बाद वैश्वीकरण की शुरुआत हुई है, उदारीकरण की नीति अपनाई गई है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो सबसे कम इसका लाभ जो है वो कृषि क्षेत्र में हुआ है। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे कृषि क्षेत्र में सबसे कम वैश्वीकरण नीति आने से इसी को लाभ हुआ है, यानी कि बहुत कम इसको फायदा हुआ है, ज्यादातर ये नुकसान में ही है। जवाहर रोजगार योजना शुरू हुई, कब शुरू हुआ है वो बताना है। 1988 में, 1989 में, 1990 में या 1991 में। तो जवाहर रोजगार योजना जो है वो 1989 में शुरू किया गया है। तो 20 का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है? छिपी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, या दोनों, या संरचनात्मक बेरोजगारी? तो कृषि क्षेत्र में छिपी बेरोजगारी तो होता ही है, साथ ही साथ यहाँ पे मौसमी बेरोजगारी भी इसमें देखने को मिलता है, क्योंकि कृषि क्षेत्र में मौसम के आधार पर ही लोगों को काम मिलता है। तो इसमें ये दोनों पाया जाता है, छिपी बेरोजगारी भी और मौसमी बेरोजगारी भी। तो सी यहाँ पे इसका सही जवाब होगा। आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? जो भी लोग आर्थिक क्रियाएं करते हैं, आर्थिक क्रिया का मतलब हो गया कि हम लोग जो भी काम करते हैं और उस काम के बदले में जब हमें आय प्राप्त होता है, इनकम करते हैं, तो उस तरह के काम को हम लोग आर्थिक क्रिया कहते हैं। अब पूछा जा रहा है कि आर्थिक क्रियाओं को करने के पीछे उद्देश्य क्या होता है? हम लोग आर्थिक क्रिया करते क्यों हैं? मनोरंजन के लिए करते हैं, समाज सेवा के लिए करते हैं, परोपकार के लिए करते हैं, या जीविकोपार्जन के लिए करते हैं? तो जो भी व्यक्ति आर्थिक क्रिया कर रहा है वो अपने जीविकोपार्जन के लिए कर रहा है, अपने जीवन यापन के लिए आर्थिक क्रिया में लगा हुआ है। वो आर्थिक क्रियाएं कुछ भी हो सकती है, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य होता है आय प्राप्त करना, ताकि उससे वो अपने जीवन यापन को चला सके, वो अपना जीविकोपार्जन कर सके। तो डी सही हो जाएगा। उसके बाद इस चैप्टर का अंतिम सवाल है, मानव पूंजी के प्रमुख घटक है। यहाँ पे मानव पूंजी के प्रमुख घटक के बारे में पूछा जा रहा है, ज्ञान, कौशल, या अनुभव, या इनमें से सभी। तो मानव पूंजी को अगर बेहतर बनाना है, उसको विकसित बनाना है, तो उसके लिए ज्ञान के भी आवश्यकता है, कौशल के भी, और यहाँ पे अनुभव के भी। तो इसका सही जवाब जो है वो डी हो जाएगा, इनमें से सभी। तो इस चैप्टर से इतना ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं।